जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। क्षमा चाहती हूँ साथियों, थोड़ा सा अपने ग्रामीण क्षेत्रों के टूर करने गई थी और भगवान भोलेनाथ कुटकुने माध्यम में थोड़ा सा भंडारा था मेरे भाई लोगों का, और साथ ही अपने मायके से पितर पूजने के लिए गए थे। और इन तमाम भाग दौड़ में मेरी थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई साथियों, जिसके कारण मैं लगभग 5-6 दिन से लाइव नहीं आ पाई हूँ आप लोगों के बीच। अपनी थोड़ा नेटवर्क में भी प्रॉब्लम हो रही है मेरे भाई बहनों, और मेरे गांव में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा था, जिसके कारण मैं अपनी बात नहीं रख पाई हूँ। तो आज का मेरा विषय एलिस विषय को ही लेकर है। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और न्यूज़ में लगातार आ रहा है कि अदर प्रदेशों में LUC से पीड़ित नागरिक आत्महत्या जैसे जघन्य जनहानि कदम उठा रहे हैं, जो कि तमाचा है हमारे द्वारा चुनी गई सरकारों के मुंह पे कि आप अपने लोगों के ना आर्थिक हितों की रक्षा कर पाए और ना जीवन और ना भविष्य की रक्षा कर पा रहे हो। इस समय पूरे देश में LUC नामक जो महासंकट आया हुआ है, जिसमें लगभग देश से 42 करोड़ लोग और उत्तराखंड से लगभग समथिंग 25 लाख लोग पीड़ित हैं। हिसाब भी नहीं लगाया जा रहा है साथियों। हालांकि ये डिटेल और डाटा निकालने का काम प्रॉपर सरकारों का है, हमारा नहीं है। हमारा काम आवाज़ उठाना है, शासन प्रशासन का काम ये डाटा, सरकारों का काम डाटा निकालना है कि कितने लोग पीड़ित हैं। साथियों, लगभग पूरे, मैं उत्तराखंड की बात करूंगी, पूरे प्रदेश में 25,000 से भी ऊपर एजेंट हैं। प्रणाम मेरे भाई लोगों। और पर एजेंट का कहना है कि किसी के 5 लाख, किसी के 10, किसी के 15, किसी के 20, किसी के 25, किसी के 30, किसी के 35, किसी के 50, किसी के 65, किसी के 1 करोड़, किसी के 1.5 करोड़, किसी के 2 करोड़, किसी के 2.5 करोड़ तक भी। तो ये खरबों, ये मतलब 1200 करोड़ का मामला नहीं है साथियों, मुझे लगता है ये खरबों रुपए का मामला है। बहुत ही ज्यादा इतिहास का सबसे बड़ा महा आर्थिक संकट, महा घोटाला। 12 जुलाई आने वाले, ये 12 जुलाई को मैं उत्तराखंड के सभी सम्मानित LUC से पीड़ित भाई बहनों को, राजनीतिक संगठन, गैर राजनीतिक संगठन, धार्मिक संगठन, तमाम प्रकार के हमारे संयुक्त छात्र संगठन, जितने भी भाई बहन हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि 12 जुलाई को LUC से पीड़ित भाई बहनों को समर्थन देने के लिए देहरादून के सड़कों पे अपनी माननीय सूबे के मुख्यमंत्री जी से जवाब तलब करने के लिए चलें। हम 11 जुलाई तक अपनी माननीय मुख्य जी का इंतजार कर रहे हैं कि उन्होंने 11 जून को हमें आश्वासन दिया था कि हम इस पे 100% काम करेंगे। आप हमारे परिवारजन हो, हम आपके काम नहीं करेंगे तो किसका काम करेंगे। वैसे कायदे से हमारे चुने गए सरकारों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस प्रकार का घोटाला अपने शहर में, अपने राज्य में होने ही ना दें। ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये त्रासदी है। ये न केवल आर्थिक त्रासदी है, ये ह्यूमन त्रासदी है मेरे भाई बहनों, ये मानवता की त्रासदी है, ये विश्वास की त्रासदी है, ये जिम्मेदारियों की त्रासदी है। ये सरकारों के द्वारा अपनी जनता के प्रति जिम्मेदारी निभाने की त्रासदी है। ये जिम्मेदारी निभाई जानी चाहिए थी। इस प्रकार का घोटाला नहीं होना चाहिए था प्रदेश में।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत ही ज्यादा शर्मसार विषय है, ये घातक विषय है, ये जानलेवा विषय है। अदर प्रदेशों में लगातार लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये सरकारों के मुंह पे तमाचा है। मैं इस लाइव के माध्यम से पहले अपनी सरकारों को चेतावनी दे देना चाहती हूँ। 11 जुलाई से पहले हमारे माननीय सूबे के मुख्यमंत्री जी, आपको अपनी पीड़ित जनता को ठोस आश्वासन देना होगा। उनसे कहना होगा आपने इसमें क्या कदम उठाए हैं, आप किस प्रकार से अपनी पीड़ित जनता का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना चाहते हैं। आपने स्वयं 11 जून को हमसे वादा किया था कि हम इसमें 100% काम करेंगे। आपने कहा था कि आप हमारे लिए, आप हमारे परिवारजन हैं, मैं अपने परिवारजनों का काम नहीं करूंगा तो किसका काम करूंगा। तो मैं पूरी उम्मीद रखी हुई हूं कि आप जरूर अपनी जनता के लिए काम करोगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नैतिक जिम्मेदारी है आपकी। और यदि 11 जुलाई से पहले आपकी तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं आया, 12 जुलाई उत्तराखंड के सभी सम्मानित LUCC से पीड़ित भाई बहन, गैर राजनीतिक संगठन, धार्मिक संगठन, छात्र संगठन, संयुक्त छात्र संगठन, व्यापार संघ, सभी भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपनी LUCC से पीड़ित भाई बहनों का समर्थन में 12 जुलाई को करो या मरो की स्थिति में हमारा साथ निभाएं। अब या तो CM साहब जी हमें राहत देंगे या फिर गोली मारेंगे, दो ही ऑप्शन आपके पास है। जो भी करना चाहते हैं, आपके हाथ में यह पावर है। आप अपनी जनता को या गोली मारें या उनका पैसा दें। हम अब ना इफ चाहते, ना बट चाहते, ना बाना चाहते। आप जितना गाड़ी बुलाना चाहते हैं बुला लीजिएगा। हम करो या मरो की स्थिति में हैं। हमने कैसे करके अपने उत्तराखंड के 25 लाख लोगों को खुदकुशी करने से, आत्महत्या जैसे जघन्य जन हानि को रोकने से रोका हुआ है, जो कि हमारे शासन प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि वो अपनी जनता को रोकें, वो अपनी जनता को गलत कदम उठाने से रोकें, वो डकैतों को डाका डालने से रोकें, वो बलात्कारियों को बलात्कार करने से रोकें, वो नशेड़ियों को नशा करने से रोकें, वो गंजेड़ियों को गांजा खाने से रोकें, वो भू माफिया को, खनन माफिया को, वो बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को रोकें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। लेकिन क्योंकि आपको जनता ने वोट दिया है, जनता टैक्स भर रही है, आप लोगों ने, आपको तनख्वाह मिलती है आपके काम की, तो आपका काम है कि अपनी जनता की हितों की रक्षा करें, उनकी आर्थिक रक्षा करें, उनका जीवन की रक्षा करें, भविष्य की रक्षा करें, भविष्य का निर्माण करें। इस प्रकार से मझधार में जनता को छोड़ करके, उन्हें खून के आंसू रुला करके, उनके खून बचने की गाड़ी कमाई डकैतों द्वारा ठग करके कोई भी बच नहीं सकता है। कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं साथियों। चाहे कोई कुछ भी अपने को समझ रहा हो, 30 मार्का समझ रहा हो, जो कोई भी समझ रहा हो, कोई बचेगा नहीं। न जनता के प्रकोप से बचेगा, न जनता के आक्रोश से बचेगा, न प्राकृतिक प्रकोप से बचेगा। और कहीं न कहीं उस परमात्मा की भी लाठी चलेगी, और ऐसी लाठी चलेगी कि मुंह दिखाने के लायक कोई रहेगा नहीं। हमें अपनी न्याय व्यवस्था पे भरोसा है, हमें अपने लोकतंत्र पे भरोसा है, हमें अपने द्वारा चुने गए सरकारों पे भी भरोसा है कि वो हमारी सरकारें जनता के भरोसा का गला नहीं घोट सकती है, जनता के साथ अत्याचार नहीं कर सकती है। इसलिए हमारा दो टू कहना है, 11 जुलाई से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, जो भी आप कर रहे हो, जो पहले तो दिस इज यूर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपने किया, आपने इस प्रकार की हरकतें होने कैसे दी राज्य में? हमारी सरकारों ने ऐसे डकैतों को, हमारे लोगों को ठगने कैसे दिया? आपने उनको NOC कैसे दी? आपने इन्हें रोका क्यों नहीं? कैसे हमारे लोगों को ये खून पसीने के पैसे, बॉर्डर पे हमारे भाई लोग नौकरी कर रहे हैं, माइनस डिग्री में, प्लस डिग्री में काम कर रहे हैं। होटलों में हमारे भाई लोग कैसे, होटलों में हमारे भाई लोग 3-3, 4-4 सालों तक विदेशों से घर नहीं आ पाते हैं। इस LUCC नामक कंपनी ने सरकारों की हेल्प से ना होटलर भाई बहनों को छोड़ा, ना व्यापार भाई बहनों को छोड़ा, ना जवान भाई बहनों को छोड़ा, ना पुलिसकर्मी भाई बहनों को छोड़ा, ना
जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे उनको छोड़ाना, जो झाड़ू पोछा कर रहे थे उनको छोड़ाना, जो खेती बाड़ी कर रहे थे किसी को भी नहीं छोड़ा। लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं, लोगों के वीडियो आ रहे हैं, लोगों के मैसेज आ रहे हैं, दीदी पैसे नहीं मिलेंगे तो हम खुदकुशी कर देंगे। ये जिम्मेदारी किसकी थी साथियों? और यदि हम को मरना ही होगा तो हम आर पार की लड़ाई लड़के मरेंगे। ये युगों की ये क्रांति आएगी ताकि आज के बाद इस प्रकार के ठग जो है, इस प्रकार की डकैती भोले भाले लोगों के साथ ना करें। ये लड़ाई न केवल अपने पैसों की है मेरे भाई बहनों, ये लड़ाई जन जागरूकता की भी है कि आज के बाद किसी डकैत की हिम्मत नहीं होगी कि वो ऐसे प्लानिंग बनाए कि हमारे लोगों को ठगा जाए, और किसी सरकार की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि ऐसे डकैतों को एनओसी दे। मैं सभी सम्मानित भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, 12 जुलाई को 70 विधायक महोदय, 5 लोकसभा सांसद महोदय, 3 राज्यसभा सांसद महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय केंद्र के कृषि मंत्री जी, उत्तराखंड के 70 विधायक, 8 सांसद और 4 प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री, यानी कि 70 और 82 नेताओं की फोटो सड़कों पे लहराई जाएंगी। पूछा जाएगा, जवाब तलब किया जाएगा, जो आप लोगों ने जनता से वोट मांग मांग करके वादा किया था हमारे हितों की रक्षा के लिए, उन वादाओं का क्या हुआ? कैसे आपके होते हुए कोई डकैत भोली भाली जनता का खून पसीना का गाड़ी कमाई पे डाका डाल जाता है? हमारे सरकारों को कानों कान कोई खबर नहीं। पिछले 9 महीनों से हम सड़कों पे चिल्ला रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, कोई आश्वासन, कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? आखिर आप कर क्या रहे हो उन पदकदों पे? ऐसी दुर्घटना, ऐसी साथियों ये महामारी जैसी आपको पता होना चाहिए, जब इंसान के जेब में अपने कमाया हुआ पैसा ना हो। साथियों, किसी की खैरात में हम नहीं मांग रहे हैं, हम अपने खून पसीने के पैसे मांग रहे हैं। और जब अपने खून पसीने के पैसे, तो कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कितनी दिक्कतें होती हैं। क्या हमारे सरकारों को थोड़ा सी बात का इल्म भी है? आप लोगों को ज्ञात होगा कि अब पंचायती चुनाव चल रहे हैं मेरे भाई बहनों, बड़े दावे किए जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं तो टोटली व्यक्तिगत तौर पे इन चुनाव का बहिष्कार करती हूँ। ये चुनाव आखिर किस लिए हो रहे हैं? किसकी भलाई के लिए हो रहे हैं ये चुनाव? जो जनता वोट दे रही है, जो जनता टैक्स भर रही है, जो जनता सपोर्ट कर रही है, उस जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई की भी सुरक्षा नहीं की जा रही है। उस जनता को ठगा जा रहा है, डाका डाला जा रहा है, उस जनता को सड़कों पे दर बदर भटकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये चुनाव किसके लिए हो रहे हैं? ये बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो रही है जनता के साथ, ये बदतमीजी हो रही है जनता के साथ, ये तानाशाही हो रही है, ये बर्दाश्त से बाहर है। ये जनता किसके दर जाएगी भाई? जो अपने द्वारा जनप्रतिनिधि जो चुने गए हमारे, वो जनता के काम नहीं आएंगे, वो जनता के मुद्दे नहीं उठाएंगे, वो जनता के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, तो जनता किसके दर जाएगी, किसके पास बोलेगी? साथियों, परसों मुझे देहरादून से एक अलायु सर का फोन आया था, और वो अलायु सर कह रहे थे कि मेरे सर से बात कीजिएगा। मैंने उनका रैंक पूछा नहीं कि आप कौन से रैंक पे हो, लेकिन वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैडम उसमें कितने लोग होंगे, कितने पैसे होंगे, क्या क्या होगा, प्लीज बोला डाटा दीजिएगा। तो मैंने कहा सर 25,000 तो एजेंट हैं, लगभग 25 लाख जो ग्राहक हैं, और एक एजेंट कह रहा है कि मेरे 5 लाख है, कोई कह रहा है 10 लाख है, कोई कह रहा है 1 करोड़ है, कोई कह रहा है 50 है। तो मिनिमम आप लगा लीजिएगा कि ये तो मतलब खरबों शंकों का मामला है, ये तो पूरा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने का मामला है। और मैं हैरान हूं कि उत्तराखंड की जो भोली भाली जनता है वो क्यों नहीं जागरूक होती है। तो चुनाव का अर्थ
नेताओं का प्रचार प्रसार नहीं होता। चुनाव का अर्थ जन मुद्दों को सॉल्व करना होता है। तो यदि जन मुद्दे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो ये चुनाव किसके लिए हो रहा है? यदि जन मुद्दों की रक्षा नहीं की जा रही, जनहितों की रक्षा नहीं की जा रही, तो चुनाव किसके लिए हो रहा है? यदि न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, हमारे शासन व्यवस्था दुरुस्त नहीं चल रही है तो ये चुनाव किसके लिए हो रहे हैं? ये प्रशासन, ये वर्दियां, ये न्यायालय, ये हमारा शासन आखिर किस काम के लिए चुने जाते हैं साथियों? किस काम के लिए बनाए जाते हैं? किस काम के लिए बिठाए जाते हैं? जाहिर सी बात है कि जन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए, लोगों के जीवन की हितों की रक्षा करने के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार हर रोज जगह जगह से ऐसे ऐसी वीडियो आ रहे हैं जिन्हें हम शेयर भी नहीं कर पाते हैं साथियों। ऐसे कुकृत्य वाले वीडियो, खून खौल जाता है ऐसे वीडियो को देख करके। कहीं पे कोई लाठी चला रहा है, कहीं पे कोई रेप कर रहा है, कहीं पे कोई जूते चप्पल से मार रहा है, कहीं पे कोई हमारे लोग बलियों में जा रहे हैं शिक्षा स्वास्थ्य के अभाव के लिए, कहीं पे तैरने। एक जगह के वीडियो देख रही थी मैं, डोजर में बिठाया जा रहा है बच्चों को, पुल का अभाव है। क्या बोले साथियों, कैसे बोले? कब आप लोग जागोगे साथियों? बार बार नेटवर्क देखो जरा, मैं आप लोगों से क्योंकि पंचायत का लड़ना चाहिए था पौधे नहीं भाई। मैं इस समय क्योंकि भाई प्रणाम, मैं इस समय इन चुनाव का बहिष्कार कर रही हूँ क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जनता भी परेशान है। हालांकि ये चुनाव ग्रामीण क्षेत्रों का भविष्य तय करेगा, लेकिन सदियों से चुनाव हो रहे हैं और कोई फल लोगों को नहीं मिल रहा है। मैं इसलिए मैं जानबूझकर ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करके आई हुई हूँ और मैंने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से लोग परेशान हैं। बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा है ग्रामीण क्षेत्रों में। शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, बिजली पानी टाइम पर नहीं पहुंच रहा है साथियों, और बाकी बेरोजगारी चरम पे है। दूर दूर तक कोई अस्पताल नहीं है, दूर दूर तक बेहतर स्कूल नहीं है, जहाँ स्कूल है वहाँ टीचर्स नहीं हैं। मैं नीचे क्या बोलते उसके लिए तल्ली सोली में बच्चों से पूछ रही थी तो बच्चे कह रहे थे कि बुआ बोला हमारे स्कूल में बोला साइंस का टीचर नहीं है और केमिस्ट्री का टीचर नहीं है करके, और बच्चे इस बार साइंस में फेल हुए हैं। जो बच्चे होनहार बच्चे थे हमारे, खुद मेरी भतीजी भी थी इसमें मेरे गांव से, और वो कितनी अच्छी है पढ़ने के लिए, शिवानी है उस भतीजी का नाम। तो वो भी इस बार 12th में फेल हुई। तो फेल होने का कारण कि साइंस के टीचर नहीं थे, कभी कभी मैथ्स के टीचर नहीं हो रहे हैं। जिन स्कूलों में टीचर्स ही नहीं हैं तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, और बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो पास कैसे होंगे, और पास ही नहीं होंगे तो उनका भविष्य उज्जवल कैसे होगा, उन्हें कैसे कुछ लाइफ का जो द्वार है वो खुलेगा साथियों। तो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण। मैं 3-3 4-4 पट्टी को घूम के आई, ढाजली पट्टी, बाली कंडार स्यों, कंडार स्यों, बचन स्यों, चलन स्यों, और इधर से इडवाल स्यों, कई घूम के आई साथियों। हालांकि ढाजली का मैंने वीडियो बनाया था, बाकी मैं वीडियो भी नहीं बना पाई और वार्तालाप का क्यों नेटवर्क भी नहीं था साथियों। तो मैं आपसे कह देना चाहती हूँ कि चुनाव का अर्थ नेताओं को सर पे बिठाना, नेताओं का या पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं होता है। चुनाव का अर्थ है कि जन मुद्दों को सॉल्व करना, जनहितों की रक्षा करना। 78 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं और अभी तक यदि ग्रामीण क्षेत्रों की हालत जस की तस है, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, शिक्षा का अभाव है। जब परसों में अपने मायके में थी और थोड़ा सा पितरों की पूजा करनी थी साथियों, उस दिन लाइट ही नहीं थी। लाइट का अभाव है, सड़क का अभाव है, रोजगार का अभाव है, एंड लोगों के जो एक सामाजिक जीवन होता है, एक शैक्षिक जीवन होता है, उस जीवन का अभाव है। अभी भी लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं, अभी भी लोग कई प्रकार के कुरीतियों में जी रहे हैं। तो ये सरकारों की जिम्मेदारी थी। सरकार गांव-गांव जा कर के लोगों को शिक्षित करती, लोगों को
स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराती, लोगों को रोजगार देती, लोगों को उनकी प्रॉब्लम पूछती, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करती। मेरा मानना है मैं सभी ग्रामीण बार बार जा रही है। तो मेरे भाई बहनों, मैं जितने भी मेरे भाई मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे लगता है कि लगभग आप सभी भाई मेरे ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। विनोद संगीता गोसाई बहन, आपने प्रणाम। आप बोने से दीदी वाला मेरे गाँव बुमर से बोली वहाँ। और राजेंद्र सिंह बिस्ट अच्छी तो हमारा बोला वालो कुकी भाई, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी मेरे भाई, आप लोग जो है एक डाटा बिल्कुल तैयार करें मेरे भाई। ये चुनाव मजाक का विषय नहीं है। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पे इन चुनाव का बहिष्कार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लोगों के जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है लोग। और ऐसा मेरा मानना है कि जो जनप्रतिनिधि है पहले उन्हें लोगों के मुद्दों को सुनना चाहिए, लोगों के प्रॉब्लम सुनना चाहिए, सरकारों तक पहुंचाना। ये सारी चीजें मेरे भाई बहनों इसीलिए बनाई। मुझे हैरानी है, बहुत ही ज्यादा दुख भी है, मैं आक्रोशित भी हूँ और मैं हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ कि कैसे 21वीं सदी में भी लोग चुनाव को सिर्फ पार्टी का मुद्दा समझते हैं, सिर्फ नेताओं का मुद्दा समझते हैं, सिर्फ जनप्रतिनिधियों का मुद्दा समझते हैं। मुझे लगता है कि या फिर प्रचार प्रसार का एक ढिंडोरा समझो या जो भी आप समझ लीजिएगा वो समझे। नहीं साथियों, मेरे हिसाब से यदि हम चुनाव की बात करें तो मेरे हिसाब से चुनाव होना चाहिए कि पिछले 78 सालों में जितने भी पंचायती राज में जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, जितने भी बने हैं, वो क्या क्या चीजें लाए अपने गांव में, क्या क्या उन्होंने गांव के लिए किया है और क्या क्या करना चाहिए था उन्हें। मेरे हिसाब से यदि आज की आधुनिक में बात करूं तो मेरे हिसाब से सड़कें गांव गांव तक जानी चाहिए थी, बिजली 24 घंटे रहनी चाहिए थी, पानी तो ऑलरेडी पानी प्राकृतिक स्रोत है हमारे इधर पे, पानी किल्लत नहीं हो रही है, लेकिन पानी का सौंदर्यकरण होना चाहिए था। खासकर जो रोजगार है हमारे बच्चे, उनकी स्टडी मजबूत होनी चाहिए थी। यदि मैं बात करूं साथियों, और मैं यह बात 27 तक इस डाटा को मैं कंप्लीट करूंगी और ये डाटा के हिसाब से जो इस डाटा को लेकर के लोगों के बीच जाएगा उसी को गांव गली में घुसने दिया जाएगा। बाकी नेताओं को बिल्कुल भी गांव गली में नहीं घुसने दिया जाएगा। मेरे हिसाब से सबसे मजबूत शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जो हमारे बच्चा फर्स्ट में पढ़ रहा है उसे, चाहे वो स्पोर्ट्स का ज्ञान हो, चाहे वो ये क्या बोलते साथियों, ये साइंस का ज्ञान हो, चाहे कंप्यूटर का ज्ञान हो, चाहे भाषाओं का ज्ञान हो, ये तमाम चीजें जड़ से ही सीखनी चाहिए थी। मतलब नर्सरी से ही बच्चों को, ठीक है नर्सरी से लेकर के फर्स्ट तक तो चलो बच्चा छोटा बच्चे का दिमाग होता है तो ठीक है, ज्यादा लोड नहीं डालने का। बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, कम से कम एक से तो बच्चों को हिंदी की भी, इंग्लिश की भी, संस्कृत की भी, और यदि एक दो भाषा, क्योंकि हमारा देश विभिन्न भाषाओं का है, तो एक दो भाषा और भी यदि एक्स्ट्रा कोई पढ़ा देता वो तो वेल डन था। कंप्यूटर का भी, साइंस का भी, मैथ्स का भी, ऐसा डीपली से प्रेम से बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। सबसे मजबूत व्यवस्था शिक्षा की होनी चाहिए थी। फिर देखना चाहिए था कि बच्चा किस विषय में तेज है, किस लाइन में जाना चाहता है, तो उस वहीं से मतलब बेसिक सही बच्चों को उस प्रकार की शिक्षा प्रदान करानी चाहिए थी। यदि कोई बच्चा बैडमिंटन खेलने के लिए सही है तो शिक्षा के साथ साथ उसे बैडमिंटन खेलने के लिए चीजें उपलब्ध होनी चाहिए थी। यदि कोई बच्चा बास्केटबॉल खेल रहा है तो उसे वो चीज उपलब्ध होनी चाहिए थी। कोई फुटबॉल खेल रहा है उसे वो चीज उपलब्ध होनी चाहिए थी। कोई बैट बॉल खेल रहा है उसके लिए वो चीज उपलब्ध होनी चाहिए। कोई क्या बोलते साथियों, ये और क्या होता है, ये जितने भी ये चीजें होती हैं, कोई कंप्यूटर में तेज है या कोई जिस भी साइंस में, जिस भी क्षेत्र में तेज है, तो वो सुविधाएं बचपन से ही बेसिक जो नीड है, जो नींव है, वो बेसिक चीजें मजबूत होनी चाहिए। फिर बच्चों को खेलने के लिए एक हर गांव में एक ऐसा, जिसमें शाम को हमारे बच्चे उस ग्राउंड में अपने एक्टिविटी कर सकें। एक पार्क होना चाहिए था जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शाम को उस पार्क में अपनी कसरत कर सकें, घूम गश्त कर सकें, जो भी है। एक ग्रामीण में, गांव में एक फर्स्ट एड होना चाहिए था, जिसमें यदि किसी पे भी चोट बठार लग गई तो तुरंत वहाँ पे इलाज हो जाए
और 15 किलोमीटर के दायरे में, मतलब 15 किलो, जैसे मेरा मानना है कि हमारे बाली कंडार से ढाजुली 3-4 पट्टियों का पैठानी जो है सबसे केंद्र है साथियों। तो पैठानी में एक अच्छा सा ऐसा अस्पताल होना चाहिए था जिसमें सभी प्रकार के डॉक्टर्स हों, जिसमें सभी प्रकार के सुविधाएं हों, सभी प्रकार के जो मशीनें हों, सभी प्रकार के टेस्टिंग हों, ताकि लोगों को श्रीनगर ना आना पड़े, पौड़ी ना आना पड़े या अदर जगह ना जाना पड़े, है ना। फिर जो रोजगार का मेरा सिस्टम है, मेरा मानना है साथियों कि इस प्रकार का डाटा तैयार करना चाहिए था सरकारों को कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 80% जो नौकरियां हैं उन पे मूल निवासियों का, यानी कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं जिनको तमाम प्रकार का अभाव जिनके पास है, नौकरी का अभाव है, सभी अभाव है, 80% लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए थी। फिर जो बच्चे कोर्स करके आगे निकल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों का डाटा निकालना चाहिए था। इतने बच्चे हमारे बीएड के हैं, इतने बच्चे हमारे एमटेक के हैं, ये जिसने जो भी कोर्स किया है मेरे भाई बहनों, जिसने जो भी कोर्स किया हुआ है वो डाटा ग्रामीण क्षेत्रों से सरकारों के पास जाना चाहिए था, ताकि प्रत्येक बच्चे को उनके योग्यता के अनुसार नौकरी मिल सके। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र दुर्लभ इलाके हैं और दुर्लभ इलाकों में वहीं के लोग बेहतर नौकरी कर सकते हैं, वहीं के लोग बेहतर उस माहौल को समझ सकते हैं, उस माहौल को जान सकते हैं और उस माहौल को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं बेहद ही निराश हूँ, बेहद ही चिंतित हूँ कि वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास में इंसान तो इंसान, इन लोगों ने देवताओं को भी दुर्लभ बना दिया है साथी। मैं बेहद दुखी हूँ और मुझे यह बात कहने में बिल्कुल इज्जत नहीं है कि इस दौरान 2 जगह पे भूत नचोड़, आप लोग समझ लो ना, भूत नचैन में भाई बहनों, और चाहे वो अब देवता नरखतकना हो चाहे नर नरखतकना हो, मैं तो बिल्कुल, हमने इस बात का विरोध भी किया है। जो देवत के नचनो सुविधार मांगो।